अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू मेरेक्सल स्कॉलरशिप टेस्ट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अभी जो आपने स्कॉलरशिप टेस्ट दिया है और बच्चों ने बड़ा कहा है कि जी फिजिक्स का बड़ा मुश्किल था, तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि फिजिक्स का जो आपको मुश्किल लगा है वो आखिर क्यों लगा है। क्या ऐसे कंसेप्चुअल लैग्स हैं जो आपको ठीक करने की ज़रूरत है, जहाँ पर आपको हल्की सी गाइडेंस की ज़रूरत है। क्या क्या चीज़ें जो आपने ठीक तरह से नहीं पढ़ी जिसकी वजह से क्वेश्चन आपके गलत हुए और आपको टेस्ट मुश्किल लगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि दो कैपेसिटर्स हैं हमारे पास, एक है 6 माइक्रोफेरेड का और एक है 12 माइक्रोफेरेड का। उनको आपने सीरीज में जोड़ दिया है इस तरह से। एक सीरीज में आपने दोनों को, एक 6 माइक्रोफेरेड का जोड़ दिया है और दूसरा 12 माइक्रोफेरेड का आपने इस तरह से जोड़ दिया है, और इनको आपने कनेक्ट कर दिया है एक 180 वोल्ट्स की पावर सप्लाई के साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। यहाँ पर मैं वोल्ट मीटर लगाऊं तो उसकी रीडिंग क्या होगी, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पर मैं वोल्ट मीटर लगाऊं तो उसकी रीडिंग क्या होगी। तो किस तरह से मालूम करेंगे। अगर मैंने इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है, V2 मैं उसको कह देता हूँ, तो Q इज इक्वल टू CV को रीअरेंज करके हमने लिखना है कि V विल बी इक्वल टू चार्ज अक्रॉस दिस कैपेसिटर डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। और अगर मैं इस पहले C1 वाले कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहूँ तो दैट विल बी इक्वल टू चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर C1। ठीक है ना। आप देखें Q1 और Q2 नहीं लिखा मैंने, इस केस में Q सेम ही रखा है। क्यों? क्योंकि दोनों चार्जेस के, दोनों कैपेसिटर्स के ऊपर ये दोनों सीरीज में है, तो इनका ये जो Q है ये सेम ही होगा। तो पहले हमें Q पता होना चाहिए, C1 और C2 हमें ऑलरेडी पता है, तो हम ये V1 और V2 आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले तो हम Q मालूम करें ना। तो चार्ज ऑन ईच ऑफ दीज कैपेसिटर्स विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पहले मालूम करेंगे, और उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है विद दिस वोल्टेज। ठीक है ना, Q इज इक्वल टू CV। इस तरह से आपने इस फॉर्मूले में पुट करना है और कैलकुलेट कर लेनी है आपने चार्ज ऑन ईच ऑफ दिस कैपेसिटर्स। अब पहले अगेन एक और स्टेप हमारा ऐड हो गया, CE इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पहले मालूम करें। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किस तरह से मालूम करेंगे, उसका फॉर्मूला है हमारे पास 6 मल्टीप्लाइड बाय 12। इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें और इन दोनों को के सम पर डिवाइड कर दें। ठीक है, सीरीज में है ना, तो सिंपली ऐड नहीं करना, रेसिप्रोकल फार्मूला से करना है। ये उसी फार्मूले की ही एक शक्ल है। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा इसका 4। ठीक है ना, 4 माइक्रोफेरेड इन दोनों कैपेसिटर्स की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। इसी 4 को आपने इस इक्वेशन में जाकर पुट कर देना है, एंड यू विल गेट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर टू बी 720 माइक्रोकूलम। ठीक है ना, ये माइक्रो, इधर भी माइक्रोकूलम ही था, इधर भी माइक्रोफेरेड ही था, यहाँ पर भी वो माइक्रो साथ साथ आ रहा है, उसको हमने अभी तक रिप्लेस नहीं किया। ये आपका चार्ज आ गया। अब इसी चार्ज की वैल्यू को आपने यहाँ पर इस Q में भी पुट कर देना है, इस Q में भी पुट कर देना है, नीचे C1 C2 की वैल्यू पुट करनी है, एंड यू विल गेट द आंसर। वो कैसे करेंगे हम, वो हम करते हैं कि V1 विल बी इक्वल टू 720 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 6 माइक्रोफेरेड। दोनों का माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, एंड यू विल गेट 120 वोल्ट्स टू बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस फर्स्ट कैपेसिटर। ये हमने पहली कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मालूम कर लिया। दूसरे कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस Q की जगह 720 माइक्रोकूलम पुट करें, नीचे C की जगह आप पुट करेंगे 12, एंड यू विल गेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस सेकंड कैपेसिटर टू बी 60 वोल्ट्स। तो V2 क्या आ गया हमारे पास 60। ये कौन से क्वेश्चन, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन B इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब ये बड़ा मजे का क्वेश्चन है, जरा इसको गौर से सुनिएगा, आपको सुनने में भी मजा आएगा, सॉल्व करने में भी मजा आएगा। ये मैंने एक सफेयर ड्रॉ कर दी है, इसी के अंदर एक और भी सफेयर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि एक हल्का सा इस किस्म का इंप्रेशन मिले कि एज इफ सफेयर की जो वॉल है वो डबल है। ठीक है, ऑल दो सफेयर की वॉल डबल नहीं है, लेकिन सफेयर की वॉल की थिकनेस को मैं यहाँ पर थोड़ा सा एम्फसाइज करने के लिए ना इसको 2 लाइनों में ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये सफेयर की वॉल की थिकनेस है बीच में। ठीक हो गया। अब क्या हुआ कि हमने क्या किया, 10 कूलम का चार्ज डिपॉजिट कर दिया इस सफेयर के ऊपर। तो कंडक्टिंग सफेयर है, चूंकि ये मेटेलिक सफेयर है, तो इसका असूल होता है कि मेटेलिक सफेयर को जितना भी चार्ज दिया जाए वो सारा का सारा उसकी सरफेस पर रहता है। तो मैंने ये जो 10 कूलम का चार्ज दिया है, ये सारा का सारा क्या होगा, आउटर सरफेस पर रहेगा। सारा प्लस 10 कूलम का चार्ज आउटर सरफेस पर रहेगा। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि -3 कूलम का चार्ज यहाँ पर अंदर सेंटर में रख दिया। ठीक है, तो -3 कूलम का चार्ज मैं यहाँ पर अंदर सेंटर में रख रहा हूँ इधर। अब क्या होगा कि -3 कूलम का चार्ज क्या करेगा, बाहर से चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज को। तो बाहर वाली आउटर सरफेस पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करेगा, ये बाहर वाला आउटर सरफेस वाला पॉजिटिव चार्ज फ्लो करके इनर सरफेस पर आ जाएगा। ठीक है ना,
अब इसके बीच में यहाँ वाली इस वाली स्पेस पर तो बिल्कुल खाली वैक्यूम है ना, तो जंप करके अंदर तो नहीं आ सकता, लेकिन एटलीस्ट अट्रैक्ट होकर बाहर वाली सरफेस से इनर वाली सरफेस पर आ जाएगा। तो क्या होगा, ये -3 कूलम है और ये क्या करेगा, अंदर वाली सरफेस पर भी अपने ही जितना पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट कर लेगा। तो इसकी अंदर वाली सरफेस के ऊपर भी 3 कूलम का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करके अपनी तरफ ले आएगा। तो बाहर 10 कूलम था, उसमें से 3 कूलम फ्लो करके इनर सरफेस पर आ गया, ये जहां पर अंदर मैंने ये येलो ब्लू कलर के डॉट वो लगाए हैं प्लस पॉजिटिव साइंस। तो अब बाकी बाहर कितना रह गया, बाकी बाहर 10 कूलम में से 3 कूलम तो अंदर फ्लो करके चला गया, बाकी बाहर रह गया +7 कूलम। ठीक है, तो अब क्या हुआ, बाकी बाहर 7 कूलम रह गया और इनर सरफेस के ऊपर +3 कूलम। टोटल मिला के अभी भी वही 10 कूलम ही है, वो उसमें कमी नहीं आई। तो इसका आंसर आप कहाँ कैसे देखेंगे, बी ऑप्शन इज द ओनली आंसर जो हमारे इस सॉल्यूशन से मैच कर रहा है, उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे एज योर करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए ये बेसिक्स का क्वेश्चन था, लेकिन कितना मजे के तरीके से हमने इसको किया है और बड़े ही यूनिक तरीके से किया है। इसी किस्म के सॉल्यूशंस को आपने मद्देनजर रखना है, इसी किस्म के कॉन्सेप्ट्स इंशाल्लाह आपको मेडएक्सेल के प्लेटफॉर्म पर हमारी तरफ से दिए जाएंगे। तो फिजिक्स को इस हिसाब से समझने के लिए डू ज्वाइन मेडएक्सेल। अब अगला क्वेश्चन है, ये भी बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं आ रहा होता। क्वेश्चन ये है कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर हो आपके पास, तो आप क्या करते हैं, इसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से जोड़ देते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पोटेंशियल उसको दिया, बैटरी जोड़ी है। तो इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, जो मैंने एरो ड्रॉ किया है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। तो अगर इस कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव चार्जेस हैं, कन्वेंशनल करंट के हिसाब से देखें, तो वो भी इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू हो जाएंगे और एक करंट स्टैब्लिश हो जाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये यहां तक की बात तो आप सबको पता है। अब एक कॉन्सेप्ट है जो मैं यहां पर लिख देता हूं कि ऑलवेज सिमिलर फील्ड्स इंटरैक्ट। ठीक है ना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो वो मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करे और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरेक्ट करे। कहने का मतलब ये है कि अगर एक मैग्नेट है तो वो एक चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक चार्ज ही दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट रिपेल करेगा, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को ही अट्रैक्ट रिपेल करेगा। अब इसको मैं यहां पर क्यों बता रहा हूं, यहां पर मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब इस कंडक्टर में करंट स्टैब्लिश होगा I, तो इस कंडक्टर के इर्द गिर्द इस तरह से कन्वेंशनल कंसेंट्रिक लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इस्टेब्लिश हो जाएंगी। तो इस कंडक्टर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि ये कंडक्टर एज अ मैग्नेट एक्ट करेगा। तो अगर इस कंडक्टर के साथ एक मैग्नेट रखा जाए जिसका नॉर्थ पोल साउथ पोल हो, तो वो इस कंडक्टर को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा डिपेंडिंग अपॉन दी ओरिएंटेशन। ठीक है, लेकिन इस कंडक्टर के इर्द गिर्द कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब आप कहेंगे सर ये आपने क्या बात कर दी, ये तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ की हुई है। तो याद रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कंडक्टर के, करंट कैरिंग कंडक्टर के इनसाइड होती है। और इनसाइड कौन प्रोवाइड करता है, बैटरी। जबकि कंडक्टर के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, कंडक्टर के आउटसाइड उसके करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो ये याद रखना है आपने इस बात को, इसी पॉइंट पर ये एमसीक्यू है। तो अब चूंकि इस कंडक्टर के इर्द गिर्द वाली स्पेस में इधर विसिनिटी में कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, तो मैं अगर बाहर चार्ज रखूंगा, पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज, तो वो इसको अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करेगा। देयर विल बी नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ चार्ज एंड अ करंट कैरिंग न्यूट्रल कंडक्टर, क्योंकि ये कंडक्टर स्टिल न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई एक्सेस चार्ज या डेफिशिएंट चार्ज नहीं है। ये पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज तो नहीं था ना पहले भी, बैटरी जोड़ी है, अभी भी न्यूट्रल ही है, तो इसकी अपनी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। बैटरी ने इसको इसकी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की है। सो बाहर टेस्ट चार्ज रखेंगे वो अट्रैक्ट रिपेल नहीं होगा। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। अब ये बड़ा मजे का क्वेश्चन है, इसको भी जरा गौर से सुनिएगा। मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, एक है स्फीयर A, इसके ऊपर है चार्ज Q, दूसरी है स्फीयर B, इसके ऊपर कितना चार्ज है, इसके ऊपर भी चार्ज Q ही है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक तीसरी स्फीयर है, वो भी आइडेंटिकल, ये तीनों स्फीयर्स आइडेंटिकल है, यानी कि इनका साइज जो है वो सेम है। ठीक है ना, रेडियस दोनों का सेम, तीनों का सेम है। तीसरी स्फीयर है C, इसके ऊपर चार्ज है 2Q। हमने क्या किया, हमने ये किया कि इस स्फीयर को उठाया, इस स्फीयर को इस स्फीयर से टच कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ उसके बाद, टच करने के बाद क्या हुआ, टच करने के बाद चार्ज स्फीयर C से स्फीयर B में फ्लो करना शुरू हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, तब तक चार्जेस ये फ्लो करते रहेंगे जब तक इक्विलिब्रिएट नहीं हो जाएगा इन दोनों के बीच का चार्ज। तो मैं यहां पर साइड पर लिख रहा हूं
चार्जेस जब तक इक्विलिब्रिएट नहीं हो जाएंगे तब तक इन दोनों के बीच में चार्जेस फ्लो करते रहेंगे, और इक्विलिब्रिएशन के बाद अब इन दोनों स्फीयर्स के ऊपर जो चार्ज होगा वो एवरेज होगा, यानी इसका चार्ज 2q है और इसका चार्ज q है, तो 2q और q का एवरेज चार्ज इन दोनों के ऊपर आ जाएगा आफ्टर द चार्जेस हैव बीन इक्विलिब्रिएटेड। ठीक है, तो वो एवरेज चार्ज कितना होगा हम वो ऐड करके 2 पर डिवाइड कर देंगे, तो वो एवरेज चार्ज हो जाएगा 3q/2, यानी कि आफ्टर दिस स्फीयर इज रिमूव्ड फ्रॉम द स्फीयर C को जब स्फीयर B से सेपरेट करेंगे तो क्या होगा कि इस स्फीयर के ऊपर अब चार्ज 2q बाकी नहीं है, इस स्फीयर के ऊपर अब चार्ज 3q/2 है। इसी तरह इस स्फीयर के ऊपर भी चार्ज q बाकी नहीं है, इस स्फीयर के ऊपर भी चार्ज क्या है 3q/2 है। अब उसके बाद हमने क्या किया, इसी स्फीयर को उठाया और इसको उठा के डाल दिया, अब इसके साथ हमने इसको जो है वो कनेक्ट कर दिया है। तो इसके साथ इसको लगाने से क्या होगा, अच्छा वैसे यहाँ पर पहले उसको चार्ज स्फीयर को पहले A से जोड़ा है फिर बाद में B से जोड़ा है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, आप यूँ ना समझे कि सर आपने पहले B के साथ क्यों कनेक्ट किया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमारा सेम ही आएगा। असूलन इसको पहले A से फिर B से जोड़ना चाहिए था, लेकिन खैर चूंकि दोनों आइडेंटिकल स्फीयर है तो डजंट मैटर। अब हमने इसको क्या कर दिया कि हमने इसको स्फीयर A से जोड़ा, अब अगेन चार्जेस इन दोनों स्फीयर्स के बीच में फ्लो करेंगे और तब तक फ्लो करते रहेंगे जब तक चार्जेस इक्विलिब्रिएट नहीं हो जाते, और इक्विलिब्रिएशन के बाद अब इन दोनों की चार्जेस का एवरेज चार्ज दोनों के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हमने क्या करना है, 3q/2 और q का एवरेज लेना है। ठीक है, 3q/2 और q का एवरेज लेंगे तो वो कितना आएगा, हम क्या करेंगे 3q/2 प्लस q और इसको डिवाइड कर देंगे 2 के ऊपर, ये आपके पास एवरेज चार्ज आ जाएगा। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एवरेज चार्ज 5q/4 है, यानी कि अब स्फीयर C के ऊपर भी 5q/4 है और स्फीयर A के ऊपर भी 5q/4 का चार्ज है। अब ये काम हमने कर लिया। अब हमसे पूछा गया है कि इन दोनों स्फीयर्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी होगी बताएं। ठीक है, अब यहां पर आपने कूलम्स लॉ लगाना है। देखिए अब कितने सारे कॉन्सेप्ट आपस में इंटरमिंगल हो रहे हैं, इक्विलिब्रिएशन ऑफ चार्जेस का कॉन्सेप्ट, एवरेज चार्जेस का कॉन्सेप्ट, और अब कूलम्स लॉ का कॉन्सेप्ट है वो भी आ रहा है यहाँ पर। तो अब वो क्या, उसको हम किस तरह से अप्लाई करेंगे। हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डिपेंड करती है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के ऊपर। अगर प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस ज्यादा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी। बिफोर दिस ऑल मैनिपुलेशन स्फीयर A के ऊपर चार्ज था Q, स्फीयर B के ऊपर चार्ज था Q, तो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस क्या था, पहले q² q मल्टीप्लाइड बाय q² आ जाएगा ना। लेकिन आफ्टर वी हैव मैनिपुलेटेड दीज स्फीयर्स, तो अब स्फीयर A के ऊपर चार्ज है 5q/4, स्फीयर B के ऊपर चार्ज है 3q/2। तो अब प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस क्या होगा, इन दोनों चार्जेस को मल्टीप्लाई करें, 5 3 15 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 2 8, 15/8 q का स्क्वायर। ठीक है, तो पहले चार्जेस का प्रोडक्ट क्या था q², अब कितना है 15/8 टाइम्स ऑफ q², यानी कि चार्जेस का प्रोडक्ट जो है वो 15/8 टाइम्स इंक्रीज हो गया है। तो इसका मतलब है कि फोर्स बिटवीन दीज टू स्फीयर्स विल आल्सो बी इंक्रीज्ड बाय 15/8 टाइम्स। तो पहले अगर फोर्स ओरिजिनली F थी तो अब 15F/8 हो जाएगी, 15/8 टाइम्स बढ़ जाएगी। सो B ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन ये है कि द सरफेस ऑफ अ हॉलो मेटालिक चार्ज स्फीयर इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। हमने ये गॉसेस लॉ में भी इंशाल्लाह जब हमारा रेगुलर सेशन डिस्कस करेंगे हम ये बात डिस्कस करेंगे कि एक हॉलो चार्ज मेटालिक स्फीयर की सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। ये एक फैक्ट है जो एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ में हम आपको पढ़ाएंगे। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब ये है कि इस सरफेस के ऊपर पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D, कोई भी पॉइंट ले लें, इनमें से हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल सेम ही होगा। सपोज वो पोटेंशियल V है, हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम ही रहेगा, V वोल्ट्स ही रहेगा। ठीक है, तो एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये है, अब मैं एक टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपको बताऊं कि एक चार्ज अगर पॉइंट A पर है और हमने उसे पॉइंट B पर लेकर जाना है, तो अगर पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, यानी कि डेल्टा V 0 है, तो आपको इस चार्ज को पॉइंट A से पॉइंट B तक ले जाने में 0 वर्क करना पड़ेगा। चार्ज को मूव करवाने में वर्क तब करना पड़ता है जब पोटेंशियल डिफरेंस हो। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, ये दोनों पॉइंट्स A और पॉइंट B सेम पोटेंशियल पर हैं, तो चार्ज को मूव करवाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। अब ये वाला पॉइंट भी पोटेंशियल V पर है, ये वाला पॉइंट भी पोटेंशियल V पर है, तो अगर मैं किसी चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट पर लेकर जाऊंगा तो मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट A क्या है,
एनी पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ द स्फीयर हैज द सेम पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी। ठीक है ना, इन्फिनिटी से रिलेट करते हैं ना, तो इसका पोटेंशियल v वोल्ट्स है विद रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी, इसका पोटेंशियल भी v वोल्ट्स है विद रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी। तो ये पहली स्टेटमेंट तो हमारी हो गई करेक्ट। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ द स्फीयर रिक्वायर्स जीरो वर्क। ये बात भी हम देख चुके हैं कि एक चार्ज को यहां से यहां पर लेकर जाऊंगा तो चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस कोई नहीं है इन दोनों पॉइंट्स में, तो मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो ये दूसरी स्टेटमेंट भी ठीक हो गई। सी स्टेटमेंट क्या कहती है? सी स्टेटमेंट ये कहती है कि डिपॉजिटिंग अ चार्ज ऑन द सर्फेस ऑफ स्फीयर रिक्वायर्स नो एनर्जी। यानी कि अगर कोई चार्ज यहां पर रखा हुआ है, अगर मैं यहां से उठाकर इस पॉइंट के ऊपर डिपॉजिट करना चाहता हूं सरफेस के ऊपर, तो मुझे जीरो वर्क करना पड़ेगा। ये है स्टेटमेंट सी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अब ये चार्ज बाहर रखा हुआ है, इस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट ए के ऊपर पोटेंशियल सपोज 12 वोल्ट है, तो वो ये 12 वोल्ट डिफरेंट है एज कंपेयर टू इस पॉइंट पर जो स्फीयर के ऊपर जो पोटेंशियल होगा, सपोज वो 8 वोल्ट है। तो अब ये बाहर वाले किसी पॉइंट की पोटेंशियल तो डिफरेंट होगी ना, स्फीयर के ऊपर कोई पोटेंशियल और होगा, तो बाहर से ले आकर उसके ऊपर जब रखेंगे तो हम कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस कवर करेंगे। तो वो पोटेंशियल का डिफरेंस कवर करने के लिए हमें वर्क देना पड़ेगा, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। सो इट डज रिक्वायर एनर्जी टू डिपॉजिट सम चार्ज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स ऑन टू दिस स्फीयर। तो ये सी वाली स्टेटमेंट जो है ये गलत है। सो ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एक्सेप्ट सी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाए। आपके सामने मैंने डायग्राम बनाई हुई है। R1, R2 और R3 तीन रेजिस्टर्स हैं। यहाँ पर मैंने ड्रॉ वैसे कैपेसिटर्स ही किए हुए हैं, इनको हमें रेजिस्टर की जगह पर ड्रॉ करना चाहिए। तो ये आपके पास जो है तीन रेजिस्टर्स हैं, मैंने ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर। तो इन तीन रेजिस्टर्स को आपने सीरीज में एक बैटरी से जोड़ा है जिसकी पोटेंशियल क्या है, V वोल्ट्स की बैटरी है। और वो V वोल्ट्स की बैटरी क्या कर रही है, करंट I सप्लाई कर रही है इन तीनों रेजिस्टर्स को, R1 को भी, R2 को भी, R3 को भी। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि अगर आपसे ये कहा जाए कि इस रेजिस्टर R के अक्रॉस वोल्ट मीटर जोड़ के बताओ कि इस रेजिस्टर R1 के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, इसको कितनी वोल्टेज मिल रही है, तो वो किस फॉर्मूले से आप फाइंड आउट करेंगे। तो याद रहे, किसी भी सर्किट कंपोनेंट के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V बराबर होता है करंट थ्रू दैट सर्किट कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ दैट सर्किट कंपोनेंट। तो अगर मैं V1 मालूम करना चाहूंगा तो मैं करंट I को मल्टीप्लाई कर दूंगा R1 से। इसी तरह से अगर मैं V2 मालूम करना चाहूंगा तो मैं करूंगा I मल्टीप्लाइड बाय R2। इसी तरह से अगर मैं करंट V3 मालूम करना चाहूंगा, वोल्टेज V3, तो मैं करूंगा कि V3 इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाय R3। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एनी ऑफ दिस रेजिस्टेंस कैन बी फाउंड आउट बाय यूजिंग ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको करंट पता होना चाहिए और उस सर्किट कंपोनेंट के रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। अब करंट इस सीरीज सर्किट में कितना है ये आपने मालूम करना है। कैसे मालूम करेंगे? करंट इज इक्वल टू वोल्टेज सप्लाई टू ड्राइव द करंट डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो आपने इस बैटरी के वोल्टेज को इन सारे के सारे रेजिस्टेंसेस के सम, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सीरीज है तो सम में ही करेंगे ना, इन सारों के सारों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पर आपने डिवाइड कर देना, तो आपके पास करंट I आ जाएगा। ये जो करंट I है, यही करंट तीनों के तीनों रेजिस्टेंसेस में से फ्लो करेगा। तो अब यही वैल्यू उठाकर इस इक्वेशन में आपने यहां पर डाल देनी है। सो V1 पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 विल बी इक्वल टू I की जगह क्या लिखेंगे, V ओवर RE। RE क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मल्टीप्लाइड बाय R1। ये आपका आंसर आ गया। इसको आपने ऑप्शन ए में तलाश करना है, बाकी ऑप्शंस में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। V मल्टीप्लाइड बाय R1 डिवाइडेड बाय RE एंड ए ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। अब ये क्वेश्चन बड़ा मजे का है, काफी लंबा शायद आपको लगा हो, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल बेसिक सा है। इंटरनल रेजिस्टेंस EMF वाला आपका और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट है। मैंने आपके सामने यहाँ पर दो डायग्राम्स बनाई हैं जो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को डिपिक्ट करती हैं कि पहले 2-4 ओम के रेजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ के बैटरी से जोड़ा है तो करंट था 0.6 एम्पियर्स। फिर उन्हीं 2-4 ओम्स के रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में जोड़ के उसी बैटरी से जोड़ दिया जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। तो अब जब करंट देखा गया तो इसी सर्किट में से अब करंट 1.5 एम्पियर्स है। ठीक है, तो आपने बताना है कि इस बैटरी की EMF कितनी है और इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है। तो आपने क्या करना है, आपने इक्वेशंस बना लेनी है इन दोनों इसके लिए, केसेस के लिए। लेफ्ट वाले केस में क्या होगा कि EMF E विल बी इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय द टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो करंट कितना है 0.6 एम्पियर। आप EMF वाले फॉर्मूले को पहले ही सिंप्लीफाई कर लें, EMF इज इक्वल टू IR माइनस IR प्लस IR, सॉरी यहाँ पर कैपिटल R है, ये सर्किट की रेजिस्टेंस है, ये स्मॉल r है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। इसी को अपने अगर I कॉमन ले लें तो अंदर
आर प्लस आर आ जाएगा, ठीक है। तो 0.6 बाहर, अंदर आपने इस सर्किट की रेजिस्टेंस है, सर्किट की रेजिस्टेंस 4 + 4 क्या है 8 ओहम्स है, प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है वो हमें नहीं पता, ठीक है। इसी तरह से राइट वाले जो केस है, इस केस में भी आपने इसी किस्म की इक्वेशन बना लेनी है। 0.6 की जगह आप 1.5 एम्पियर का करंट है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है इन 4 और 4 की, या पैरेलल में है, इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी 2, वो आपने कैलकुलेट करनी है, प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस स्टिल हमें नहीं पता। अब ये दो इक्वेशंस हमारे पास बन गई हैं। आप देखें कि इन दोनों इक्वेशंस में लेफ्ट हैंड साइड पर ईएमएफ की टर्म कॉमन है, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या कर सकते हैं, इक्वलाइज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इनको इक्वलाइज करके लिखूंगा। अभी मैं लिखूंगा कि 0.6 × 8 + r इज इक्वल टू 1.5 × 2 + r। अब ये बहुत ही बेसिक सी इक्वेशन आपके पास बन गई है। इस बेसिक सी इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे r के लिए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि r जो है इंटरनल रेजिस्टेंस वो है 2 ओहम्स। अब ऑप्शन में आपका ये पहला वाला ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली रूल आउट हो गया, बाकी दो ऑप्शन में इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओहम्स दी हुई है। अब बी और सी में से आपने एक चूज करना है। अगर बी और सी में से कोई ऑप्शन ना आए तो फिर नन ऑफ दीज लगा देंगे। अब इसी आर की वैल्यू को आप इसी इक्वेशन में पुट करें या इसी इक्वेशन में पुट करें, तो आप ईएमएफ ई की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, किसी भी में पुट कर दें। मैं इसी इक्वेशन में पुट करके देखता हूं। मैं जब इसी इक्वेशन में पुट करूंगा, मैं देखूंगा कि ईएमएफ इज इक्वल टू 1.5 × 2 + 2, स्मॉल आर की जगह भी 2 लिख दिया, तो आप देखेंगे कि 1.5 × 4 कम्स आउट टू बी 6 वोल्ट्स। तो 6 वोल्ट की हमारे पास ईएमएफ है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। अब ये क्वेश्चन भी बड़ा मजे का है। ये एक बैटरी में ड्रॉ कर रहा हूं। इस बैटरी के साथ अगर मैं एक वोल्ट मीटर ड्रॉ कर दूं यहां पर, तो ये वोल्ट मीटर मुझे क्या बताएगा, ये वोल्ट मीटर मुझे बताएगा कि ईएमएफ कितनी है बैटरी की। बैटरी को किसी और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से नहीं जोड़ा हुआ। यहाँ पर बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस तो है, लेकिन एक्सटर्नली कोई सर्किट नहीं जोड़ा हुआ। तो इस बैटरी की ईएमएफ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2.2 वोल्ट्स है। अब मैं क्या करता हूं कि एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी जोड़ देता हूं। तो फिर देखा गया है कि वोल्ट मीटर जो पहले रीडिंग दे रहा था, अब कोई और रीडिंग दे रहा है। अब वोल्ट मीटर रीडिंग दे रहा है 1.8 वोल्ट्स की, और 1.8 वोल्ट अब ये जो रीडिंग है, जबकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जुड़ी हुई है, ये रीडिंग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की है, ठीक है। याद रहे, जब बैटरी किसी भी एक्सटर्नल लोड से नहीं जुड़ी होती तो जो वैल्यू आती है वो ईएमएफ की आती है। जब लोड जोड़ दिया जाता है तो जो वैल्यू आती है वो फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की होती है। अब आप यहाँ पर इक्वेशन बना लें जरा अपनी, कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ईएमएफ माइनस IR, ठीक है। अब आपके पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, आपके पास ईएमएफ भी है, आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस मालूम करनी है, I आपके पास नहीं है। तो आपने पहले क्या करना है, पहले आपने ये I करंट मालूम करना है। सो करंट इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस होता है ना, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहां पर जो हमें दी गई है वो है 5 ओहम्स की। तो डिनोमिनेटर में तो हमने लिख दिया 5 ओहम्स। अब न्यूमरेटर में V की जगह, पोटेंशियल डिफरेंस की जगह 1.8 लिखेंगे कि 2.2 लिखेंगे। तो याद रहे, जब भी सर्किट में से करंट मालूम करना है तो V की जगह हमेशा आपने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लगानी होती है, ईएमएफ नहीं लगानी होती, ठीक है ना, क्योंकि ईएमएफ आइडियल है। एक्सटर्नल सर्किट को ये 2.2 वोल्ट्स नहीं मिल रहा, एक्सटर्नल सर्किट को ये 1.8 वोल्ट्स ही मिल रहा है। तो आपने 1.8 डिवाइडेड बाय 5 करके आपने करंट मालूम करना है, जो आ जाएगा 0.36 एम्पियर्स। ये करंट की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में डाल देनी है और आपके पास जवाब आ जाएगा। Vt इज इक्वल टू E माइनस IR करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे तो आपके पास आएगा कि EMF विल बी इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विच इज 1.8 माइनस 0.36 टाइम्स इंटरनल रेजिस्टेंस R। अब EMF की जगह भी आपने वैल्यू पुट कर देनी है। EMF की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, 2.2। इस इक्वेशन को जरा आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास बिल्कुल आसानी से ये आंसर आ जाएगा 1.11 ओहम्स की इंटरनल रेजिस्टेंस का। दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस और दैट इज गिवन इन द डी ऑप्शन। चलें जी, अब ये बड़ा मजे का क्वेश्चन है। सिंपल सी स्टेटमेंट है, आसान सी स्टेटमेंट, लेकिन टू माय सरप्राइज बहुत सारे बच्चों ने ये भी गलत किया, हैरानी हुई है मुझे। इसको करना किस तरह से बच्चों, इस तरह से होता है कि फ्लक्स जो होता है B डॉट A, ठीक है ना, B डॉट A लिखते हैं ना फ्लक्स को, दैट इज गिवन बाय BA cos थीटा। और अगर आपको B और A दोनों दिए हुए हों तो आप ये थीटा मालूम कर सकते हैं। इसी इक्वेशन को रीअरेंज करके आप मालूम कर सकते हैं। आपके पास इक्वेशन बनेगी cos इनवर्स ऑफ अ फ्रैक्शन एंड दैट फ्रैक्शन इज B डॉट A डिवाइडेड बाय BA। तो आपको क्या चाहिए, आपको B की वेक्टर फॉर्म चाहिए, A की वेक्टर फॉर्म चाहिए, ताकि आप उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल सकें, वो आपको दी हुई है। आपको B का मैग्नीट्यूड चाहिए, आपको A का मैग्नीट्यूड चाहिए, ताकि आप उनका सिंपल प्रोडक्ट निकाल सकें, वो इससे आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो पहले आप डॉट प्रोडक्ट निकाल लें सिंपली, 4i
प्लस 3j डॉट 5j। जे वाले को जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जार 15, आई वाला 0 हो जाएगा, तो 15 आप न्यूमरेटर में लिख देंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, ये मैं न्यूमरेटर को कैंसिल आउट करके इधर लिख देता हूं 15। डिनोमिनेटर में आपने मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट लिखना है। पहले मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें। b का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, ये 5 आ जाएगा। इसी तरह a का भी आपने मैग्नीट्यूड निकालना है, 5 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये भी 5 आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में 5 टाइम्स 5 क्या आ जाएगा, 25। 15/25 होता है 1/3 है गैस, या कुछ और आता है, 1/3 नहीं आता। इसको कैंसिल आउट करेंगे और जब आप इसका कॉज इनवर्स लेंगे तो आपके पास एंगल आ जाएगा, एंड दैट एंगल विल बी अप्रोक्सीमेटली 53 डिग्रीज। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब ये कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, सिंपली बी ए कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लग रहा था, लेकिन इस फॉर्मूले को इस एंगल से एप्लीकेशन आपने कभी नहीं देखी होगी, देखी भी होगी तो बहुत रेयर देखी होगी। तो इस किस्म के क्वेश्चन जहां पर आप किसी भी फॉर्मूले को अपने एक कन्वेंशनल तरीके से हट के थोड़ा सा नॉवल तरीके से अप्लाई करें, ये चीज हम इंशाल्लाह मेडएक्सेल के प्लेटफॉर्म पर मेक श्योर करेंगे। तो इंशाल्लाह जब आप ज्वाइन करेंगे हमें, तो हम देखेंगे कि किस तरह से सिंपल फॉर्मूला से भी कभी कभार हार्ड क्वेश्चंस आ जाया करते हैं, और छोटी स्टेटमेंट वाले, जैसा कि ये क्वेश्चन था। तो खैर मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अब ये बड़ा मजे का क्वेश्चन है, लंबी स्टेटमेंट है, समझने में मुश्किल है, टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको इजी किया जाए। मैं यहां पर क्रॉसेस बना रहा हूं, ये क्रॉसेस हैं मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड बी के। एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने डाल दिया, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, और एक और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए उसको 2 मरतबा माइनस लिखा है डिफरेंशिएट करने के लिए, उसको भी डाल दिया इसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो हुआ क्या कि ये दोनों पार्टिकल्स, अगर हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे राइट हैंड रूल, तो ये दोनों पार्टिकल्स ऑन एंटरिंग द मैग्नेटिक फील्ड एक क्लॉकवाइज सर्कल में मूव करेंगे। ठीक है ना, क्लॉकवाइज सर्कल में इस तरह से मूव करेंगे दोनों पार्टिकल्स। अब क्वेश्चन ये है कि हम चाहते हैं कि ये दोनों पार्टिकल्स सेम सर्कल यानी कि एक ही जितने साइज के सर्कल में मूव करें। अब ये वाला जो पार्टिकल है, पहला वाला पार्टिकल, इसका जो स्पेसिफिक चार्ज है, स्पेसिफिक चार्ज हम कहते हैं चार्ज टू मास रेशो को, Q/m को। तो ये पहले वाले पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज है अगर A, तो दूसरे वाले पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज है 2 टाइम्स ऑफ A, उससे दुगना स्पेसिफिक चार्ज है। अब दोनों पार्टिकल्स डिफरेंट है, स्पेसिफिक चार्ज उनका डिफरेंट है ना, तो अगर दोनों को एक ही स्पीड v से एक ही मैग्नेटिक फील्ड B में अगर आप डालेंगे, V और B दोनों का सेम होगा, तो ये थोड़ा सा अजीब सी बात नहीं होगी कि दोनों के दोनों पार्टिकल्स फिर सेम रेडियस के सर्कल में तो मूव नहीं करने चाहिए, डिफरेंट रेडियाई के सर्कल में मूव करेंगे ना। ठीक है ना, तो उसके लिए जरूरी है कि ये फिर इन दोनों की स्पीड जो है वो सेम नहीं होगी, स्पीड का कोई ना कोई चक्कर होगा। तो फिर मैं ये V को यहां से रिमूव कर रहा हूं। मुझे नहीं पता कि इन दोनों की स्पीड क्या है, मुझे नहीं पता कि इन दोनों को कितने पोटेंशियल डिफरेंस से कितना एक्सेलरेट करके फेंका गया है, यही मुझे क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन ये दिया गया कि अगर हम इस पहले वाले पार्टिकल को, जो जिस पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज था A, इसको अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस V से एक्सेलरेट करें, कैपिटल V है, ये वेलोसिटी नहीं है, तो दूसरा पार्टिकल जिसका स्पेसिफिक चार्ज 2A है, हम चाहते हैं कि उसको भी उसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली डालें और वो भी उसी सर्कल में, उसी रेडियस के सर्कुलर पाथ में मूव करे। तो मुझे बताएं कि उसको कितनी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करके फेंकना चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहां पर आपने फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, यहां पर आपने फॉर्मूला ये यूज करना है कि दैट द रिलेशन इज 2v डिवाइडेड बाय b स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू Q/m, यानी कि चार्ज टू मास रेशो इज इक्वल टू दिस इंटायर एक्सप्रेशन। अब B भी कॉमन है, ऑब्वियसली दोनों को सेम मैग्नेटिक फील्ड में डाला है और दोनों को एक ही रेडियस के सर्कुलर पाथ में डाला है, तो R भी कॉमन है, R भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि चार्ज टू मास रेशो, या हम देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज नीडेड V दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज टू मास रेशो। यानी कि अगर आप चार्ज टू मास रेशो 2 टाइम्स इंक्रीज कर दें और स्टिल आप चाहते हैं कि उसी मैग्नेटिक फील्ड में उसी रेडियस से उसको घुमाना है, तो आपको फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ानी पड़ेगी। आपको फिर उस पार्टिकल को दुगनी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करके फेंकना पड़ेगा, तब जाकर वो उसी मैग्नेटिक फील्ड में, बी वाली मैग्नेटिक फील्ड में जाकर उसी रेडियस वाले सर्कल में घूमेगा। ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट। तो अगर हमने चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज डबल कर दिया, तो वी नीड
potential to be doubled 2. So the potential difference that is needed to accelerate this particle will be 2 times of the potential difference that was used to accelerate the previous particle. A option. अब ये कितना मजे का क्वेश्चन था। इसी किस्म के क्वेश्चन इंशाल्लाह आपको दिए जाएंगे ड्यूरिंग लेक्चर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा जब आप हमारा सेशन ज्वाइन करेंगे। हर लेक्चर के बाद क्विज में भी आप उन सारे फॉर्मूलाज की एप्लीकेशन देखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू अ जनरेटर कॉइल इज मैक्सिमम व्हेन। तो याद रहे यहाँ पर अगर नॉर्थ पोल है और यहाँ पर है साउथ पोल और इन दोनों के बीच में है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने ड्रॉ कर दी। अब अगर इनके बीच में मैं इस तरह से कॉइल रखूं, ठीक है, व्हेन द प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि फ्लक्स मैक्सिमम होता है, लेकिन इस सिचुएशन में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जीरो होता है, यानी कि मिनिमम होता है। ये क्यों होता है, इस चीज को इंशाल्लाह हम जब एसी जनरेटर डिटेल में पढ़ेंगे अपने रेगुलर सेशन में तो हम देखेंगे कि ऐसा आखिर क्यों है। भाई फ्लक्स तो मैक्सिमम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स तो मिनिमम है, तो ये चीज इंशाल्लाह रीजनिंग के साथ देखेंगे, डायग्राम के साथ। राइट नाउ आप इस चीज को अज्यूम करें, इस चीज को समझने, इसी को हमने इस क्वेश्चन में यूज करना है। अब इसी किस्म की एक और डायग्राम मैं यहाँ पर बनाना चाहता हूँ। ये मैंने अगेन एक बार नॉर्थ पोल ड्रॉ कर दिया, ये मैंने अगेन साउथ पोल ड्रॉ कर दिया, ये मैंने उनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दी। लेकिन अब की बार मैं क्या कर रहा हूं कि कॉइल को पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड रख रहा हूं इस तरह से। तो इस केस में, इस पोजीशन में जो फ्लक्स होता है वो मिनिमम होता है, यानी कि जीरो होता है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी ये जो होता है ये मैक्सिमम होता है इस केस में। और ईएमएफ भी ऑब्वियसली चूंकि वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर डिपेंड करती है तो वो इस केस में मैक्सिमम होगी, और ऊपर वाले केस में जो है ईएमएफ वो मिनिमम होगी जो कि जीरो के बराबर होती है। अब ये चीजें आपने सीख ली। अब ऑप्शंस पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन क्या है कि द प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द मैग्नेट पोल्स। हमने बताना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, ठीक है ना, मैक्सिमम को प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू मैग्नेट पोल्स। तो प्लेन ऑफ द कॉइल इस तरह से रखा हुआ है, मैग्नेट पोल्स भी इस तरह से, तो दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो ए ऑप्शन में इस सिचुएशन की बात हो रही है। तो आप बताएं क्या इस सिचुएशन में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम है? नहीं, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स तो जीरो होता है, मिनिमम होता है। तो ये ए ऑप्शन को आपने कर दिया रूल आउट। बी ऑप्शन के ऊपर आ जाएं, द वेक्टर एरिया ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इस केस में यहाँ पर अगर वेक्टर एरिया ड्रॉ कर दूं, वेक्टर एरिया की डायरेक्शन होगी इस तरफ, तो आप देख सकते हैं कि वेक्टर एरिया इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये वाला केस की बात हो रही है, और इस केस में तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मिनिमम होता है, मैक्सिमम तो नहीं होता। तो ये वाला ऑप्शन भी हमने रूल आउट कर दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेट पोल्स। अब देखें प्लेन ऑफ द कॉइल इस सिचुएशन में यूं रखा हुआ है, जबकि मैग्नेट के पोल्स की डायरेक्शन इस तरफ है, तो दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन में इस सिचुएशन की बात हो रही है, और इस सिचुएशन में वाकयातन ही रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम ही होता है। सो हमने वही फाइंड आउट करना था कि कहां पर मैक्सिमम है, तो सी ऑप्शन वाले केस में मैक्सिमम होगा। दिस विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन के केस में ना जीरो वाली एंगल वाली कंडीशन है, ना ही 90 वाली, उसके बीच में कहीं पर इंक्लाइंड है, तो वो तो ना मैक्सिमम होगा ना मिनिमम, तो वो तो ऑटोमेटिकली हमारा ऑप्शन ही रूल आउट हो गया। सो सी ऑप्शन इज राइट नाउ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, करेक्ट ऑप्शन हमारा यही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। अब ये भी बड़ा मजे का क्वेश्चन है, जरा गौर से सुनिएगा, आंखें खोलकर, सब कुछ होशो हवास ठीक रखकर। यहाँ पर मैं क्रॉसेस ड्रॉ कर रहा हूँ, मोशनल ईएमएफ वाली डायग्राम बनाने लगा हूँ। क्रॉसेस क्या शो करेंगे यहाँ पर, दोबारा बोलें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन शो करेंगे। ये आपने क्रॉसेस ड्रॉ कर दिए। यहाँ पर एक रॉड ड्रॉ कर दिया जो मोशनल ईएमएफ में हम मूव करवाते हैं। ये रॉड यहाँ पर कॉपर रेल्स के ऊपर पड़ा हुआ है, तो सर्किट इस रॉड का कंप्लीट है, ठीक है। जब मैं क्या करूंगा, जब मैं इस रॉड के ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करूंगा, FA अप्लाइड फोर्स, ताकि रॉड की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाए, रॉड इस तरफ मूव करना शुरू हो जाए, तो क्या होगा कि इस रॉड में मोशनल ईएमएफ पैदा होगी। और राइट हैंड रूल लगा के, कंसेप्ट लगा के, सारा कुछ लगा के हमें ये पता चलता है कि उस मोशनल ईएमएफ की वजह से पैदा होने वाले करंट की डायरेक्शन कुछ यूं होगी। ये जो मैं रेड एरोज ड्रॉ कर रहा हूं, दीज रेड एरोज शो मी द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू दिस रॉड, ठीक है ना। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। अब लेंजिस लॉ जब आप यहां पर अप्लाई करते हैं तो आपको पता चलता है कि जैसे ही हम इस रॉड को मूव करना स्टार्ट करेंगे इस तरफ बाय यूजिंग दिस फोर्स, तो इस रॉड के अंदर करंट इस्टेब्लिश हो गया।
और आप सबको पता है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगाती है। मैग्नेटिक फील्ड यहां पर है, करंट कैरिंग कंडक्टर यहां पर है, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी और उस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी जे, एफ बी, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर आप देखें हमारी अप्लाइड फोर्स इस तरफ है जबकि मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ फोर्स लगा रही है। तो अप्लाइड फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं और आपस में कैंसल आउट हो जाएंगी। तो जब एक ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट हो और उसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हो जो आपस में कैंसल आउट हो रही हो तो नेट फोर्स उन दोनों फोर्सेस का जो सम होता है वो तो जीरो हो जाता है ना। तो एफ ए प्लस एफ बी अगर मैं करूं कि एफ ए प्लस एफ बी इन दोनों फोर्सेस का जो सम होगा दैट विल बी अ नल वेक्टर, जीरो हो जाएंगी। तो इस रॉड की जो वेलोसिटी है वो ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी, रॉड एक्सेलरेट ही नहीं होगा, क्योंकि रॉड एक्सेलरेट तब होता है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज तब होगी अगर उसके ऊपर कोई नेट फोर्स है ना। नेट फोर्स होगी तो एक्सेलरेशन होगी, न्यूटन का सेकंड लॉ। अब यहाँ पर नेट फोर्स कोई है नहीं तो वो जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, जो रॉड है इस केस में, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो ही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। सो द रॉड विल नॉट एक्सेलरेट इन दिस केस। इस कॉन्सेप्ट को फर्दर डिटेल से इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे जब हम मोशनल ईएमएफ पढ़ेंगे, वहां पर आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर लेंजेज लॉ का अमल दखल है और लेंजेज लॉ किस तरह से यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को शो कर रहा है। राइट नाउ डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर एक और उसी किस्म का सवाल है जो मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डैश when the coil rotates from 90 डिग्री एंगल टू 0 डिग्री एंगल। अब इसके लिए मैं ऊपर की तरफ जाता हूं ताकि डायग्राम वही मैं आपको दिखा दूं। ये डायग्राम हम क्वेश्चन नंबर 11 में ड्रॉ कर चुके हैं। क्वेश्चन ये है कि जब थीटा 90 डिग्री होता है, थीटा 90 डिग्री इस केस में है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, प्लेन एरिया और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल, इस केस में जो थीटा है वो 0 डिग्री है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि जब कॉइल इस थीटा 90 डिग्री वाली पोजीशन से रोटेट करके इस थीटा 0 डिग्री वाली पोजीशन में आती है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को क्या होता है। तो देखिए इस केस में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स थीटा जब 90 है तो उस वक्त रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स 0 है, जबकि जब थीटा 0 है तो उस वक्त रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम है। तो जब कॉइल इस पोजीशन से इस पोजीशन में रोटेट करते हुए आएगी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मिनिमम से बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम हो जाएगा। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विल इंक्रीज। वही बात आप यहां पर क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स increases when the coil rotates from 90 degree to 0 degrees. So A option will be your correct option. अब ये क्वेश्चन है अगेन उसी किस्म का क्वेश्चन है, पाथ ऑफ अ मूविंग चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक का क्वेश्चन है, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, पाथ ऑफ द मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। इस तरह से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ड्रॉ कर दूं, बी की डायरेक्शन जे है, यहाँ पर एक अल्फा पार्टिकल अगर मैं प्रोजेक्ट करूं तो अल्फा पार्टिकल जब यहाँ पर इसके इस अंदर जाएगा, ये प्रोटॉन है, सॉरी ये अल्फा पार्टिकल है, प्रोटॉन भी डाल दिया, अल्फा पार्टिकल भी डाल दिया, दोनों को सेम वेलोसिटी दे के भेजी है हमने, सेम मैग्नेटिक फील्ड में सेम वेलोसिटी के साथ फेंका है। तो हम देखेंगे कि ये दोनों पार्टिकल्स एक सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू हो जाएंगे और वो सर्कुलर पाथ एंटी क्लॉकवाइज होगा। इससे पहले हमने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ड्रॉ किए थे, ऊपर तो क्लॉकवाइज था, अब एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्वेश्चन ये है कि अब दोनों पार्टिकल्स एक ही मैग्नेटिक फील्ड में गए हैं और दोनों एंटी क्लॉकवाइज मूव करना स्टार्ट हो गए हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पार्टिकल का पाथ कौन सा है, अल्फा पार्टिकल कब है और प्रोटॉन कब है। तो यहां पर आपने इक्वेशन याद करनी है कि R इज इक्वल टू mv ओवर QB, ठीक है ना। सेम वेलोसिटी v से सेम मैग्नेटिक फील्ड में ड्रॉ फेंका है तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ शुड बी प्रोपोर्शनल टू मास टू चार्ज रेशो, m ओवर q, चार्ज टू मास नहीं, m ओवर q। तो प्रोटॉन का मास टू चार्ज रेशो क्या है, मास इसका 1 है, चार्ज भी 1 है, तो मास टू चार्ज रेशो 1 है। अल्फा पार्टिकल का मास टू चार्ज रेशो क्या है, इसका मास प्रोटॉन की निस्बत 4 टाइम्स है, इसमें 4 पार्टिकल हैं, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, चार्ज भी इसके ऊपर 2 है, तो इसका मास टू चार्ज रेशो 2 टाइम्स है, ठीक है ना। अगर प्रोटॉन का मास टू चार्ज रेशो 1 है तो अल्फा पार्टिकल का 2 है, तो अगर हम मास टू चार्ज रेशो ट्वाइस रखेंगे तो हमें नजर आएगा कि रेडियस भी फिर ऐसे पार्टिकल का ट्वाइस होगा। सो जब इन दोनों पार्टिकल्स को, अल्फा पार्टिकल को और प्रोटॉन को सेम वेलोसिटी से सेम मैग्नेटिक फील्ड में सेम डायरेक्शन में फेंका जाएगा तो देखा यह जाएगा कि प्रोटॉन का जो रेडियस है ऑफ सर्कुलर पाथ वो छोटा है, जबकि अल्फा पार्टिकल का सर्कुलर पाथ का रेडियस उससे 2 टाइम्स ज्यादा है। तो इन दोनों के सर्कुलर पाथ्स का रेडियस हमें इन दोनों पार्टिकल्स में डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेगा।
बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी ऑप्शन की कोई सेंस नहीं बनती। फ्लोरेसेंस दोनों ही प्रोड्यूस करेंगे, एलिप्टिकल पाथ किसी का नहीं होगा, दोनों का सर्कुलर ही होगा और ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, सेम ही दोनों एंटी क्लॉकवाइज ही मूव करेंगे। अगर एक पॉजिटिव पार्टिकल एक नेगेटिव पार्टिकल होता तो फिर तो ऑपोजिट डिफ्लेक्शन बनती थी, बट राइट नाउ डी इज नॉट करेक्ट, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। अब ये बड़ा मजे का क्वेश्चन है। एक थंडर स्टॉर्म है, यहाँ पर क्लाउड है, यहाँ पर ग्राउंड है। क्लाउड और ग्राउंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है 1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹ वोल्ट और 25 कूलम का चार्ज इस क्लाउड से, जो कि हाई पोटेंशियल है, नीचे ग्राउंड पर ट्रेवल कर गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी चार्ज Q को हम पॉइंट A से पॉइंट B तक मूव करवाते हैं, तो अगर पॉइंट A हायर पोटेंशियल पर है और पॉइंट B लोअर पोटेंशियल पर है, तो ये चार्ज जब पॉइंट A से पॉइंट B में जाएगा तो ये एनर्जी रिलीज करेगा। और अगर इसी चार्ज को पॉइंट B से लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर लेकर आना चाहते हैं तो इट विल रिक्वायर एनर्जी। सो राइट नाउ 25 कूलम का चार्ज आसमान से जमीन पर आ गया तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? वो जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स। जिन दो पॉइंट के बीच में उस चार्ज ने ट्रेवल किया है, ठीक है। तो चार्ज कितना है? 25 कूलम का चार्ज है जो 1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹ वोल्ट्स के पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस जंप किया है। तो कितनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी? इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर आएगा 2.5 10⁻10 जाउल्स। इतनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी जब 25 कूलम का चार्ज इतने पोटेंशियल डिफरेंस से क्लाउड से ग्राउंड पर जंप करेगा जब बिजली कड़केगी। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। क्वेश्चन नंबर 16 है। अब ये भी ऊपर जो हम चार्ज एवरेजिंग और इक्विलिब्रिएशन ऑफ चार्जेस के दो कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं, उन्हीं की बेस पर ये इस क्वेश्चन को मैंने बनाया है आपके लिए, ताकि आपका एक ही जो क्वेश्चन है डिफरेंट तरीकों से अटेम्प्ट हो जाए। एक मेटालिक सफेयर है, उसके ऊपर चार्ज है +4Q। दूसरा उतना ही बड़ी मेटालिक सफेयर है, आइडेंटिकल है दोनों। ये B है, इसके ऊपर है चार्ज -2Q। तो क्या किया है हमने? इनको आपस में जोड़ दिया है तो चार्ज क्या हो गया जाएगा? इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। जब तक दोनों के चार्जेस बराबर नहीं हो जाते, इक्विलिब्रिएट नहीं हो जाते, तब तक ये चार्ज फ्लो करता रहेगा और आफ्टर इक्विलिब्रिएशन दोनों मेटालिक सफेयर्स के ऊपर चार्ज एवरेज आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अब कितना एवरेज आउट होने के बाद कितना होगा? 4Q -2Q, दोनों को ऐड कर दिया। एवरेज फाइंड आउट करते वक्त आपने साइन रखना है मद्देनजर, डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना आ जाएगा? अब दोनों के ऊपर चार्ज है Q। तो पहले दोनों के ऊपर चार्ज था 4Q और 2Q, तो 4Q और 2Q को मल्टीप्लाई करें तो 8Q का स्क्वायर था। अब दोनों के ऊपर चार्ज कितना है? Q और Q, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो अब दोनों के प्रोडक्ट्स, दोनों के चार्जेस का प्रोडक्ट है Q²। हम सब जानते हैं, ऊपर भी मैं बात कर चुका हूं कि कूलम्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगी, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस कम करेंगे तो फोर्स कम हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पहले 8Q² था, अब Q² है, यानी कि 8 टाइम्स कम हो गया है। ये 8 खत्म हो गया ना, तो अगर प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस 8 टाइम्स कम हो गया है तो फोर्स भी 8 टाइम्स कम हो जाएगी। तो अब फाइनल फोर्स जो है वो 1/8 है एज कंपेयर टू द प्रीवियस फोर्स। ए ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे एज योर करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर मैं आपके लिए एक लूज एंड छोड़ूंगा, आप में से जो ज़हीन बच्चे हों मुझे जरा बताएं कि अगर यहाँ पर हमने कहा है कि दो आइडेंटिकल मेटल सफेयर यानी कि दोनों का रेडियस सेम है, और जब दोनों का रेडियस सेम है तो मैंने कहा है कि अगर इन दोनों को आप जोड़ेंगे आपस में तो चार्जेस तब तक फ्लो होते रहेंगे जब तक इसके ऊपर जितना चार्ज है उतना ही चार्ज इसके ऊपर नहीं हो जाता, यानी कि दोनों का चार्ज बराबर जब तक नहीं हो जाता, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि अगर ये दोनों आइडेंटिकल सफेयर्स ना होती, नॉन आइडेंटिकल सफेयर्स होती, तो क्या फिर भी चार्ज तब तक फ्लो करता जब तक दोनों के ऊपर चार्ज बराबर नहीं हो जाता, या कोई डिफरेंट सिनारियो होता? अगर डिफरेंट सिनारियो होता तो क्या होता, ये आपने मुझे डीएम में बताना है। देखते हैं आप में से कितने लोगों को ये आता है। इस चीज़ को हम ज़्यादा डिटेल से भी पढ़ेंगे, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा भी इंशाल्लाह जब आप हमारा रेगुलर सेशन ज्वाइन करेंगे। बट राइट नाउ थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए। आप में से जो ज़हीन बच्चे ज़रूर मुझे बताएं अगर आप ये क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं तो। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, पूरा का पूरा टॉपिक हम इस टॉपिक का पढ़ेंगे कि एक अगर कंडक्टिंग सफेयर है उसके ऊपर चार्ज आपने दे दिया है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल किस तरह से वेरी करता है वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो अगर मैं वाई एक्सिस पर पोटेंशियल ड्रॉ करूँ और एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ड्रॉ करूँ तो जो इसका ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा। इनसाइड द सफेयर पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो पोटेंशियल जब तक हम सफेयर के अंदर रहेंगे तो ग्राफ बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। सेंटर से राइट साइड पर मूव करेंगे तो पोटेंशियल वही सेम रहेगा, लेफ्ट साइड पर भी मूव करेंगे तो पोटेंशियल वही सेम रहेगा, अनलेस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर अप्रोचेस
द रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है। तो जब तक डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर रेडियस से छोटा रहता है, यानी कि जब तक हम इस स्फीयर के अंदर अंदर रहते हैं तो तब तक पोटेंशियल कांस्टेंट है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन देखने को मिलती है। लेकिन जब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ स्फीयर हो जाता है, यानी कि जब आप इस स्फीयर से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं और इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर भी इस स्फीयर से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, तो फिर ये जो पोटेंशियल है इस स्फीयर का वो वेरी करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और हमारे पास ग्राफ इस किस्म का बनना शुरू हो जाता है। सो पोटेंशियल विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये फार्मूला पूरा अगर मैं लिखूं तो फार्मूला पूरा होता है के क्यू ओवर आर। तो पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर व्हेन वी मूव आउट ऑफ द स्फीयर और व्हेन आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ठीक है ना। ये उसी चीज को लिखने का फैंसी तरीका है। बेसिकली कहने की बात यही है कि जब हम स्फीयर से बाहर निकलेंगे और जब स्फीयर के अंदर रहेंगे, यानी कि जब आर स्मॉलर देन कैपिटल आर होगा, तो तब पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। ये बात आपको बी ऑप्शन में लिखी हुई देखने को मिलेगी कि v इज कांस्टेंट फॉर आर स्मॉलर देन आर एंड v डिक्रीजेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर फॉर आर ग्रेटर देन आर। तो ये बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 18 है। अब ये भी बड़े मजे का क्वेश्चन है। आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट कॉपर वायर का दे दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जितनी रेजिस्टेंस है, सपोज वो रेजिस्टेंस R1 है, और आपने बताना है कि कोई और टेम्परेचर है जिसके ऊपर जाकर रेजिस्टेंस R2 हो जाती है, और आप ये चाहते हैं कि जो फाइनल रेजिस्टेंस है R2 ये इस इनिशियल रेजिस्टेंस 0 वाले रेजिस्टेंस का 3 टाइम्स हो। तो आप बताएं, यहां पर तो टेम्परेचर 0 डिग्रीज ऑफ सेल्सियस है, यहां पर कितने डिग्रीज ऑफ सेल्सियस होगा, x की वैल्यू मालूम करें, ठीक है। टेम्परेचर 0 से x डिग्रीज ऑफ सेल्सियस पर लेकर गए तो रेजिस्टेंस R1 से 3 टाइम्स ऑफ R1 हो गई है, 3 टाइम्स बढ़ गई। तो आपने बताना है कि वो कौन सा टेम्परेचर होगा। हमारे पास फार्मूला है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का कि फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनिशियल रेजिस्टेंस टाइम्स चेंज इन टेम्परेचर। या इसको दोबारा रीअरेंज करेंगे तो हम लिखेंगे कि अल्फा इज इक्वल टू फाइनल रेजिस्टेंस क्या है, final resistance is 3 times of initial resistance and initial resistance is just initial resistance divided by initial resistance times delta t। अल्फा की वैल्यू आपको पता है, आपने वो यहाँ पर पुट करनी है। वो कितनी है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ इज इक्वल टू 3r। यहाँ पर मल्टीप्लाई लिख दिया मैंने गलती से, यहाँ पर माइनस है। 3r माइनस r क्या होता है, ri आ जाएगा डिवाइडेड बाई ri टाइम्स डेल्टा टी। तो ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे और हमारे पास बच जाएगा 1 ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर, सॉरी यहाँ पर आर आई नहीं है, 3r माइनस r 2r आई आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2r आई आएगा। खैर आर आई से आर आई कैंसिल हो जाएगा और फिर बाद में हमारे पास बचेगा 2 बाय डेल्टा टी। इसको आप सॉल्व करेंगे डेल्टा टी के लिए, एंड डेल्टा टी विल बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स 4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ ये 500 आएगा। 500 डिग्रीज ऑफ सेल्सियस का चेंज इन टेम्परेचर है, ठीक है। यानी इनिशियल अगर 0 है तो फाइनल क्या होगा, उससे 500 ज्यादा, यानी कि 500 ही बेसिकली, ठीक है। तो 500 डिग्रीज ऑफ सेल्सियस पर जाकर जो रेजिस्टेंस है वो 0 वाले रेजिस्टेंस का 3 टाइम्स हो जाएगी। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 है। अब ये भी बड़ा मजे का क्वेश्चन है। इसमें आपकी इमेजिनेशन का सवाल था कि 2 वायर्स हैं, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरी कर रही है। एक वायर ऊपर की तरफ करंट कैरी कर रही है और दूसरी वायर नीचे की तरफ करंट कैरी कर रही है, ठीक है। तो पूछा यह गया है कि इसके सेंटर में, बीच वाली स्पेस में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो अगर आप इन दोनों वायर्स पर राइट हैंड रूल लगाएं तो आपको पता चलेगा कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग दिस लेफ्ट वायर इज इन दिस डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, और राइट हैंड रूल अगर इसी राइट वाली वायर पर लगाएं तो आपको पता चलेगा कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इसकी जो होगी, इसकी क्लॉकवाइज होगी, ऑपोजिट होंगी दोनों की डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं इसको डॉट्स और क्रॉसेज में लिखना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड पर डॉट्स ड्रॉ कर दूंगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, बाहर आ रही है, आउट ऑफ द पेज आके राइट हैंड साइड से इसके अंदर जा रही है, तो राइट हैंड साइड पर फिर मैं क्रॉसेस ड्रॉ कर दूंगा। इसी तरह से राइट वाली वायर जो है इसका ड्रॉ करें तो राइट साइड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, यानी कि इस साइड पर मैं डॉट्स ड्रॉ कर दूंगा, बाहर आ रही हैं, आउट ऑफ द पेज आके मुड़कर लेफ्ट साइड से फिर अंदर जा रही हैं, तो लेफ्ट साइड पर इसकी जो है फिर हम क्रॉसेस ड्रॉ कर देंगे, इनटू द पेज जा रही है। तो एनीवेज हमसे पूछा गया है कि इन दोनों वायर्स के बीच वाली जो स्पेस है उस पॉइंट पर आपने बताना है कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप देखें कि हमेशा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट होती है, ठीक है ना। वायर्स क्या है, वायर्स इसी प्लेन ऑफ द पेपर के अंदर है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनटू द पेज जा रही हैं। तो वायर जिस प्लेन के अंदर है
उसके परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। सो द मैग्नेटिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द वायर्स। सी इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक हाइड्रोजन एटम है, उसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, यानी कि अब वो क्या प्रोटॉन ही बन गया सिंपली, और वो ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड साउथ टू नॉर्थ है। आपने बताना है कि डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन क्या हो गया। मैं यहाँ पर एक 3D सा इमेज बनाऊंगा, थोड़ा सा अपनी इमेजिनेशन को और थोड़ा सा स्पेशल एनालिसिस को थोड़ा सा दिमाग में रखना है किस तरह स्पेस काम करती है। यहाँ पर मैं एक 3D सा यहाँ पर इमेज बनाना चाहूँगा आपके सामने, आपके समझने के लिए इस तरह से, ठीक है ना। ये एक 3D सा मैट आपके सामने मैंने रखा हुआ है, यूँ समझें इस तरह से। इस पर मैं एक चेक सी डायग्राम भी बना देता हूँ ताकि ज़्यादा आँखों को आपकी तकलीफ ना हो इमेजिन करने में। यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर है साउथ, यहाँ पर है ईस्ट यानी कि भारत है, यहाँ पर वेस्ट है, यहाँ पर अफगानिस्तान है, ठीक है ना। इस हिसाब से याद रखा करें। तो अब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो क्या, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरफ जा रही है और जो हाइड्रोजन एटम है वो ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है। सो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इज टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। तो ये v वाला वेक्टर हो गया, ये b वाला वेक्टर हो गया। हमें पता है कि फोर्स ऑन अ चार्ज q when moving with velocity v in a magnetic field b is given by this formula q into v cross b, ठीक है। तो v क्रॉस b इसका जो रिजल्टेंट f है उसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से निकालते हैं। किस तरह निकालेंगे, यू नीड टू रोटेट द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम v into b, और जो डायरेक्शन ऑफ थंब होगी वो आपको बताएगी कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन दिस चार्ज क्या है, ठीक है। तो ये चार्ज अगर ईस्ट की तरफ जा रहा है तो अगर हम यहाँ पर राइट हैंड रूल लगाएं जो मैंने अभी लगा लिया है, उसके मुताबिक डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन दिस चार्ज शुड बी अपवर्ड्स, इस तरह से, ठीक है। ये है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो अगर चार्ज आ रहा है यहाँ से, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से आ रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो सीधा जाते जाते ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, आसमान की तरफ, ठीक है ना। ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जमीन है और आसमान की तरफ वो चला जाएगा। यहाँ से ऐसे चार्ज आएगा सीधा, इसके ऊपर फोर्स अपवर्ड्स लगेगी और वो आसमान की तरफ इस तरह से फिर यहाँ पर सर्कुलर पाथ में मूव करना स्टार्ट कर देगा, बिल्कुल वर्टिकल सर्कल होगा यहाँ पर, ठीक है। सो द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन विल बी अप। अब देखें यहाँ पर आपकी इमेजिनेशन का सारा यूज था। ये इमेजिनेशन किस तरह से करनी है, कहाँ कहाँ पर राइट हैंड रूल लगाना है, कहाँ पर लेफ्ट हैंड रूल लगाना है, हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन होती है। सारे रूल्स अप्लाई करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताकि पता चल जाए, क्लियर हो जाए कि किस हिसाब से ये वेक्टर्स काम करते हैं और किस तरह से स्पेस काम करती है, डायरेक्शन किस तरह से होती है इंशाल्लाह जब आप हमारा रेगुलर सेशन ज्वाइन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। अब ये भी बड़ा मजे का क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं एक ड्रॉ करता हूँ, एक कॉइल, ये कॉइल है, इसको हमने जोड़ दिया है एक गैल्वानोमीटर से। ये हमने इसको एक गैल्वानोमीटर से जोड़ दिया और हमने क्या किया, इस कॉइल के अंदर एक मैग्नेट डाल दिया। ये मैग्नेट नीचे से नॉर्थ है, इसके ऊपर साउथ है, ठीक है। ये मैग्नेट अब ड्रॉप हो रहा है नीचे की तरफ। तो लेंज़ेस लॉ का असूल है कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता है कॉइल में से, तो कॉइल क्या करती है, मैग्नेट को रिपेल करने की कोशिश करेगी ना। ऊपर इसका नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा इस कॉइल का, और इस कॉइल का साउथ पोल नीचे जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। कॉइल के अंदर जब करंट फ्लो करेगा तो वो कॉइल भी मैग्नेट बन जाती है एक हिसाब से। तो अब ये कॉइल का ऊपर नॉर्थ पोल है, क्यों ऊपर नॉर्थ पोल है, ताकि ये इस मैग्नेट को रिपेल कर सके, ठीक है। तो ऊपर नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल है, तो राइट हैंड रूल लगाएं अपनी फिंगर्स को, जो कर्ल करेंगे आप, तो आपकी फिंगर्स कर्ल करेंगी इन दिस डायरेक्शन। तो आपको पता चलेगा कि इस कॉइल में से करंट इस तरह का है, एंटी क्लॉकवाइज है। अगर ऊपर से देखें तो एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा। उसके बाद जब ये मैग्नेट इस कॉइल के अंदर से गुजर जाएगा, इस कॉइल के अंदर से गुजर जाएगा और फिर नीचे की तरफ निकलना शुरू हो जाएगा। अब मैं इसकी दूसरी पोजीशन यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। अब ये इस तरह है, नॉर्थ पोल इसका नीचे है, साउथ पोल नीचे है। अब ये मैग्नेट इस कॉइल से अवे जा रहा है। तो जब मैग्नेट इस कॉइल से अवे जाने की कोशिश करेगा तो अगेन लेंज़ेस लॉ के मुताबिक अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये कॉइल इस मैग्नेट को रिपेल करने की बजाय अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। तो इस कॉइल का नॉर्थ पोल फिर क्या होगा, नीचे जनरेट हो जाएगा और साउथ पोल ऊपर जनरेट हो जाएगा, ताकि ये इस मैग्नेट को अट्रैक्ट कर सके, फ्लक्स को डिक्रीज होने से रोके। मैग्नेट दूर जा रहा है ना, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो वो कॉइल उसको अट्रैक्ट करती है कि भाई दूर ना जाओ, फ्लक्स डिक्रीज ना करो। ये लेंज़ेस लॉ है। तो क्या होगा, फ्लक्स डिक्रीज होने से रोकने के लिए नीचे नॉर्थ पोल ऊपर साउथ पोल जनरेट हो जाएगा और अब डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगा वो होगा क्लॉकवाइज। राइट हैंड रूल लगा के देखेंगे। तो अगर हमने ये गैल्वानोमीटर लगाया हुआ तो इस गैल्वानोमीटर के ऊपर जो डिफ्लेक्शन होगी वो इस तरह की होगी। जब कॉइल के ऊपर मैग्नेट था तो हमें एक पॉजिटिव डिफ्लेक्शन यानी कि एंटी क्लॉकवाइज करंट देखने को मिला। जब कॉइल के अंदर से गुजरकर मैग्नेट नीचे जाना शुरू हो गया तो हमें एक नेगेटिव डिफ्लेक्शन जो है वो अब क्लॉकवाइज करंट देखने को मिला, ठीक है। तो ये क्या है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट की तरह से हमें एक किस्म की डिफ्लेक्शन मिल जाएगी। सो द गैल्वानोमीटर विल शो अस एन ऑल्टरनेटिंग डिफ्लेक्शन, एसी करंट मिलेगा हमें, ठीक है। कांस्टेंट एक ही डायरेक्शन वाला यूनिडायरेक्शनल करंट नहीं होगा।
ये इसका जवाब है बी ऑप्शन। यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आप में से अगेन एक ज़हीन बच्चा अगर कोई है तो मुझे ज़रूर बताए कि यहाँ पर मैंने इसको इस तरह की क्रिकेट सी वेव फॉर्म क्यों ड्रॉ की है। यहाँ पर थोड़ी सी छोटी वेव फॉर्म है, यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी वेव फॉर्म है, ऐसा क्यों ड्रॉ किया। हालांकि नॉर्मल जब भी एसी ड्रॉ करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट तो इस तरह का वेव फॉर्म ड्रॉ करते हैं ना, बिल्कुल बराबर बराबर होता है। जिस तरह इसकी पॉजिटिव रिफ्लेक्शन होती है उतनी नेगेटिव रिफ्लेक्शन इस तरह का होता है ना ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ये मैंने इस तरह से क्यों ड्रॉ किया, ये कोई गलती नहीं है, ये मैंने जानबूझकर किया, इसकी एक रीज़न है। तो अगर आप में से कोई ज़हीन बंदा है तो ज़रूर मुझे डीएम करें, मुझे बताएं कि ये आखिर इसकी वजह क्या है। आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। अब अगेन ऊपर इसी किस्म के दो क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ा चुका हूं जहां पर हमने देखा है कि जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कॉइल को रखा जाए, गौर से सुनिए जरा, दोबारा मैं रिवाइज कर रहा हूं इन क्वेश्चंस को। जब कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा जाए तो उसमें से फ्लक्स जो होता है वो मैक्सिमम होता है, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जीरो होता है और ईएमएफ भी जीरो होती है। ठीक है, तो अगर मैं ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो मैं स्टार्ट करूंगा जीरो से और वो बढ़ता जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर यहां पर आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर इधर चला जाएगा। इस किस्म का मेरे पास ग्राफ आएगा, ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, लेकिन जब ईएमएफ जीरो था, अभी मैंने बात बोली है कि जब कॉइल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड हो, यानी कि जब फ्लक्स मैक्सिमम हो तो तब ईएमएफ जीरो होती है। तो फ्लक्स का ग्राफ जब कॉइल का ईएमएफ जीरो से मैक्सिमम पर जा रही है तो उस वक्त फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ जो होगा वो मैक्सिमम से जीरो के ऊपर आ रहा होगा। ठीक है ना। तो इसी तरह से जब फिर ये जीरो से मैक्सिमम से जीरो पे जाएगी तो फ्लक्स जो है फिर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम की तरफ चला जाएगा। तो इस किस्म का ग्राफ हमें मिलता है फ्लक्स का। इसको हम कहते हैं साइन कर्व, जबकि इसको हम कहते हैं कोसाइन कर्व। ये साइन कर्व और कोसाइन कर्व क्या होता है ये जानना क्यों जरूरी है, कहां कहां पर जरूरी है, ये यहां पर जरूरी है और ऑसिलेशंस एंड वेव्स में ही पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह जब आप रेगुलर सेशन ज्वाइन करेंगे। तो ये इस तरह के कर्व्स बनते हैं। ठीक है, अब यहां पर सवाल हमसे क्या पूछा गया, ये बात हमने डिस्कस कर ली। सवाल ये पूछा गया है कि जब फ्लक्स मिनिमम होगा, यानी कि फ्लक्स बेसिकली मिनिमम जीरो ही होता है, तो उस वक्त ईएमएफ कितनी होगी। अब आप फ्लक्स वाले ग्राफ की तरफ आ जाएं कि जब फ्लक्स मिनिमम है, जीरो है, यहां पर जीरो है और यहां पर जीरो है, इस टाइम के ऊपर ईएमएफ कितनी है। ठीक है, जीरो से क्वार्टर साइकिल कंप्लीट हो गया, यहां पर जीरो से क्वार्टर साइकिल कंप्लीट हुआ, इस टाइम पर मैक्सिमम है, पॉजिटिव मैक्सिमम ईएमएफ है। फिर एक और हाफ साइकिल कंप्लीट हो गया, फिर फ्लक्स जीरो हुआ, इसका एक और साइकिल हाफ साइकिल कंप्लीट होगा, यहां पर उस वक्त ईएमएफ नेगेटिव मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो जब फ्लक्स जीरो है और नेगेटिव तरफ जा रहा है उस वक्त ईएमएफ पॉजिटिव मैक्सिमम है और कम हो रही है, और जब फ्लक्स जीरो है और पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो उस वक्त ईएमएफ नेगेटिव मैक्सिमम है और जीरो की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी है नेगेटिव मैक्सिमम, ऑप्शन बी है पॉजिटिव मैक्सिमम। तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन पॉसिबल है। सो मे बी बी और सी, बी ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है एज योर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 है। अब इसको मैं अपना उर्दू जबान में आपको बता के दिखाता हूं कि ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है। इस किस्म के क्वेश्चंस को हम कहते हैं स्पीड ब्रेकर क्वेश्चन, जो आपकी स्पीड को थोड़ा सा तोड़ते हैं। आप फास्ट जा रहे होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, और बीच में एक बड़ा क्वेश्चन आ जाता है तो आपके लिए ये स्पीड ब्रेकर होता है। तो हुआ यूं कि मिस कैथरीन की एंगेजमेंट रिंग उनको छोटी पड़ने लग गई क्योंकि मिस कैथरीन ने ज़्यादा खा लिया और रिसेंटली वो मोटी होना शुरू हो गई हैं। तो उनको अब अंगूठी पूरी नहीं आती, तो उन्होंने कहा कि जी मैं अपनी अंगूठी को कटवा के थोड़ा सा बड़ा करवाती हूँ। ठीक है, लेकिन अब अंगूठी सोने की है तो उसको अगर मैं यहाँ से कटवा के बड़ा करवाऊंगा तो बीच में भी सोना लगाना पड़ेगा ना, यहाँ पे सोना लगाना पड़ेगा। लेकिन मिस कैथरीन है गरीब, तो उन्होंने कहा यहाँ पे सोना नहीं लगवाती, मैं यहाँ पर सोने की बजाय एक लकड़ी की छोटी सी स्ट्रिप लगवा लेती हूँ, किसी को क्या ही पता चलना है। ठीक है ना, वैसे भी डायमंड तो ऑपोजिट साइड पर लगा हुआ है, तो ये वाली साइड मेरी उंगली की पाम साइड पर होगी तो नजर किसी को नहीं आएगा। तो ये जो रेड वाला मैंने यहाँ पर छोटी सी यहाँ पर स्ट्रिप ड्रॉ की, ये वुडन स्ट्रिप है। तो अब उनकी जो रिंग है वो थोड़ी सी गोल्ड की है लेकिन बीच में उनके वुडन स्ट्रिप है। ठीक है, ये बात हमने एस्टेब्लिश कर ली। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जी मैं यहाँ पर एक ज़मीन के ऊपर या किसी टेबल के ऊपर मैं रखती हूँ अपनी ये रिंग जो कि इतनी गोल्ड की है और यहाँ पर इतनी सी वुडन स्ट्रिप की है, और उसके अलावा मेरे पास एक वुडन टेबल है। ये वुडन टेबल मैंने रेड कलर वुडन को डिटरमिन करता है हमारे इस केस में। ठीक है, अब क्या किया उन्होंने कहा कि मैं एक मैग्नेट लेती हूँ, इस मैग्नेट को मैं ड्रॉप करती हूँ इसके अंदर, और इसी मैग्नेट को फिर बाद में मैं इस वुडन टेबल के ऊपर भी ड्रॉप करती हूँ। ठीक है, तो नॉर्मल क्या होता है कि अगर ये पूरी की पूरी रिंग गोल्ड की होती, यानी कि कंडक्टिंग गोल्ड की होती, पूरा का पूरा कंडक्टर होता, सर्किट कंप्लीट होता, तो जब इसके ऊपर
नॉर्थ पोल नीचे और साउथ पोल ऊपर कर लिया, मैग्नेट गिराया जाता है जब इसके ऊपर, अगर ये मैग्नेट फ्री गिरे, नीचे ये रिंग ना रखी हुई हो, तो इसकी गिरने की एक्सेलरेशन होगी जी, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। लेकिन चूंकि नीचे कॉइल रखी हुई है, ये रिंग कॉइल का काम कर रही है, तो इस रिंग के अंदर इंड्यूस्ड करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। इस रिंग का नॉर्थ पोल ऊपर बन जाएगा, साउथ पोल नीचे बन जाएगा, और ये ऊपर वाले मैग्नेट को रिपेल करने की कोशिश करेगी रिंग। तो उस केस में क्या होगा कि एक्सेलरेशन ऑफ दिस मैग्नेट फॉलिंग डाउनवर्ड्स विल नॉट बी जी, इट विल बी लेसर देन जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से कम एक्सेलरेशन होगी, ठीक है ना, मैग्नेट लेसर देन जी वाली एक्सेलरेशन से गिरेगा। लेकिन ऐसा तब होगा जब ये रिंग पूरी की पूरी कंप्लीट हो, जिसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ भी पैदा हो, इंड्यूस्ड करंट भी पैदा हो। लेकिन मिस कैथरीन के पास जो रिंग है वो कंप्लीट नहीं है, उसके बीच में वुडन स्ट्रिप है, तो इसके ऊपर जब मैग्नेट गिराएंगे तो वो नीचे इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट पैदा नहीं कर पाएगा, क्योंकि सर्किट कंप्लीट ही नहीं है। इंड्यूस्ड ईएमएफ तो पैदा होगी लेकिन इंड्यूस्ड करंट जनरेट नहीं होगा, तो इंड्यूस्ड करंट जनरेट हुआ ही नहीं, ये नीचे वाली कॉइल मैग्नेटाइज हुई नहीं, इसका नॉर्थ पोल ऊपर बना ही नहीं, इसने इसको रिपेल किया ही नहीं, और एक्सेलरेशन इस मैग्नेट की जी से कम हुई ही नहीं। तो इसके ऊपर अगर मैग्नेट गिराएंगे मिस कैथरीन की रिंग के ऊपर, तो वो जी एक्सेलरेशन से ही गिरेगा। और उसी मैग्नेट को अगर आपने इस वुडन टेबल के ऊपर गिराना है, तो अब ये वुडन टेबल है, कंडक्टर है ही नहीं, इसने क्या ही करना है, तो इसके केस में भी वो मैग्नेट जी एक्सेलरेशन से ही गिरेगा। So the magnet will fall freely in both cases regardless of the fact whether the ring is placed or not। आप उसके नीचे रिंग रखें या ना रखें, सिर्फ वुडन टेबल हो तो हमेशा मैग्नेट ने उसी एक्सेलरेशन से ही गिरना है। So C option will be the correct option in this case। क्वेश्चन नंबर 24 है, ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। आखिर में मैंने सोचा आपको कुछ आसान से क्वेश्चन दे दिए जाएं ताकि ज़्यादा परेशानी ना हो। तो दो हमारे पास चार्जेस हैं, एक चार्ज है 3 माइक्रोकूलम का, दूसरा चार्ज है -1 माइक्रोकूलम का। आपने क्या करना है, आपको पता है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो 100 सेंटीमीटर है। सपोज इस पॉइंट के ऊपर पॉइंट P है जिसके ऊपर पोटेंशियल 0 है, इस पॉइंट P का ये है चार्ज Q1, ये है चार्ज Q2, Q2 से इसका डिस्टेंस है सपोज x, और Q1 से इसका डिस्टेंस क्या होगा फिर 100 माइनस एक्स, ठीक है ना, पूरा डिस्टेंस 100 है, ये x हटा देंगे, बाकी 100 माइनस एक्स बच जाएगा। इस पॉइंट के ऊपर दोनों चार्जेस की वजह से पैदा होने वाला पोटेंशियल बराबर होता है, इसलिए कैंसल आउट हो जाता है और जीरो जवाब आता है। तो ये जीरो पोटेंशियल पॉइंट है, याद रहे ये जीरो फील्ड रीजन हम नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं, जीरो पोटेंशियल रीजन फाइंड आउट कर रहे हैं। दोनों डिफरेंट होते हैं, और इन दोनों का जो केस है डिफरेंट किस्मों के सिनारियोज में कैसा होता है, इक्वल चार्जेस के केस में कैसा होता है, डिफरेंट चार्जेस के केस में कैसा होता है, वगैरह वगैरह, वो सारे हम अपने रेगुलर सेशन में डिस्कस करेंगे, ग्राफ के साथ, फॉर्मूले के साथ, एक एक क्वेश्चन भी कर लेंगे इंशाल्लाह। राइट नाउ इक्वल चार्जेस नहीं है, ये अनइक्वल हैं, ऑपोजिट नेचर के चार्जेस हैं, वो वाला सिनारियो है। तो लेफ्ट वाले चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल पैदा होगा, पोटेंशियल इज गिवन बाय द फॉर्मूला KQ/R, ठीक है ना। तो लेफ्ट वाले चार्ज की वजह से पॉइंट P के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो होगा K मल्टीप्लाइड बाय Q की जगह 3 पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है इसका उस पॉइंट से 100 माइनस एक्स। राइट वाले चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल क्रिएट होगा वो होगा K मल्टीप्लाइड बाय चार्ज है 1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इसका कितना है x। ये दोनों पोटेंशियल से बराबर होंगे, K को K से कैंसिल आउट कर दें, 3x ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 100 माइनस एक्स, x को उधर लेगा ऐड कर दें तो 4x विल बी इक्वल टू 100 एंड x विल बी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 4। दिस गिव्स अस अबाउट व्हाट 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 25 सेंटीमीटर क्या है, ये x की वैल्यू है, इस x की वैल्यू, यानी डिस्टेंस फ्रॉम दिस चार्ज Q2 टू दिस जीरो पोटेंशियल पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर्स। सो दिस इज 25 सेंटीमीटर्स फ्रॉम चार्ज Q2, और चार्ज Q1 से कितना डिस्टेंस है फिर 75 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। 75 सेंटीमीटर फ्रॉम चार्ज Q2 लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, इसलिए बी ऑप्शन नहीं है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। चलें जी, आखिरी क्वेश्चन आगे हमारे आज के स्कॉलरशिप टेस्ट का, इसको डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद एंड करते हैं। आई होप आपने इस स्कॉलरशिप टेस्ट को एंजॉय किया होगा, अटेम्प्ट किया होगा, बहुत आपको मजा आया होगा, बहुत सारी चीजें आपको इस डिस्कशन में सीखने को मिली होंगी। तो इंशाल्लाह डू कंसीडर ज्वाइनिंग मेडएक्सेल फॉर अ रेगुलर सेशन, उसमें भी हम इंशाल्लाह इसी किस्म की चीजें डिस्कस करेंगे। आपका सारे फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं और मैं कोशिश करूंगा उस पूरे के पूरे सेशन में क्लियर करने के। सो विदाउट फर्दर अडू हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि दो लैंप्स हैं हमारे पास, एक है ये वाली लैंप, दूसरी है ये वाली लैंप। इसका जो है वो है 240 वोल्ट सॉरी,
और 60 वाट की रेटिंग है इस लैंप की। और जो राइट वाली लैंप मैंने ड्रॉ की है इसकी जो रेटिंग है वो है 10 वोल्ट्स और 2.5 वाट्स की। ठीक है, इनको हमने जोड़ दिया है एक बैटरी से जो ना तो 240 वोल्ट की है ना ही वो 10 वोल्ट की है, जबकि इसको चाहिए 240 और 10 था, लेकिन हमने बैटरी जो दी है वो है 250 वोल्ट की, 250 वोल्ट्स की। अब ये जो पावर रेटिंग है ना, ये 240 वोल्ट 60 वोल्ट वाट लिखते हैं, 10 वोल्ट 2.5 वाट लिखते हैं, ये रेटिंग होती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर इस बैटरी को, इस लैंप को अगर आप 10 वोल्ट देंगे तो ये 2.5 वाट की ब्राइटनेस से ग्लो करेगी, और इस लैंप को अगर आप 240 वोल्ट्स देंगे तो ये 60 वाट्स की ब्राइटनेस से ग्लो करेगी। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। और हमने क्या किया, हमने इन दोनों लैंप्स को आपस में सीरीज में जोड़ दिया है और इसको जोड़ दिया 250 वोल्ट की बैटरी के साथ। तो 250 वोल्ट की बैटरी का कुछ पोर्शन इधर जाएगा वोल्टेज का, कुछ पोर्शन इधर जाएगा वोल्टेज का, ठीक है। अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि क्या इस 250 वोल्ट्स में से 240 का 240 वोल्ट जितना इसको चाहिए वो इसको मिल रहा है, और इसको जितना चाहिए 10 वोल्ट्स क्या वो इसको इस बैटरी से मिल रहा है। अगर हाँ तो हम कहेंगे कि हाँ, इस सर्किट में ये दोनों बैटरीज अपनी अपनी मैक्सिमम ब्राइटनेस से ग्लो करेंगी। अदरवाइज अगर हम इस बैटरी को मैक्सिमम ब्राइटनेस से ग्लो करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि इसको अकेले एक 10 वोल्ट की बैटरी दें, और इसको अगर हम 60 वाट की ब्राइटनेस से ग्लो करवाना चाहते हैं तो इसको अकेले एक 240 वोल्ट की बैटरी दें। लेकिन हमने दोनों को सीरीज में जोड़ा हुआ है 250 वोल्ट की बैटरी से। तो अब हम देखते हैं कि इस बैटरी का कितना कितना पोटेंशियल ड्रॉप इनको मिल रहा है। सो ऊपर जिस तरह हमने किया है कि पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू R1, V1 इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय RE मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। ये फार्मूला कहाँ से आया, अभी हमने ऊपर एक MCQ सॉल्व किया है, इस फार्मूले को कहते हैं वोल्टेज डिवाइडर फार्मूला। इसी तरह हम करंट डिवाइडर फार्मूला भी पढ़ेंगे कैसे आता है वो रेगुलर सेशन में। तो ये फार्मूला है, इसी फार्मूले को इन दोनों लैंप्स पर आपने अप्लाई कर देना है, लेफ्ट वाले फार्मूले उस पर भी, राइट वाले पर भी। अब सवाल ये है कि इस फार्मूले को यूज करने के लिए हमें बैटरी का पोटेंशियल ये V चाहिए होगा, उस कंपोनेंट की रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये दोनों चीजें हमारे पास नहीं है, पहले वो मालूम करेंगे। वो कैसे मालूम करेंगे, लेफ्ट वाली बैटरी के ऊपर भी आपने फार्मूला लगाना है P इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R, ठीक है। और इसको यूज करके आपने R मालूम करना है, R1 दैट विल बी इक्वल टू V स्क्वायर जो कि 10 वोल्ट का स्क्वायर है, इसकी जो रेटेड वोल्टेज है, डिवाइडेड बाय P, पावर इसकी कितनी है 2.5 वाट्स की। इसी इक्वेशन को रीअरेंज किया है तो आपके पास रेजिस्टेंस आ जाएगी इस लेफ्ट वाले लैंप की। इसको सॉल्व करें, आपके पास ये रेजिस्टेंस आएगी 40 ओम्स, यानी कि ये लेफ्ट वाला जो लैंप है ये 40 ओम्स का है। इसी तरह इसी फार्मूले को आपने अप्लाई करना है राइट वाले लैंप के ऊपर, R2 मालूम करना है। तो इसकी वोल्टेज V का स्क्वायर लेना है डिवाइडेड बाय इसकी पावर 60 वाट्स है, तो इसकी रेजिस्टेंस आपके पास आ जाएगी 960 ओम्स, यानी कि जो राइट वाला लैंप है ये 960 ओम का है। अब आपको रेजिस्टेंस मालूम पड़ गई है, अब आप ये दोनों वोल्टेज डिवाइडर वाले फार्मूलाज यूज करके इन दोनों को जितनी जितनी पोटेंशियल मिल रही है वो कैलकुलेट करें। हम देखेंगे कि राइट वाली जो बैटरी है उसको पोटेंशियल ड्रॉप V1 जो मिल रहा है दैट इज, ऊपर इसकी रेजिस्टेंस लिखे 960, नीचे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज सर्किट में इन दोनों का सम होगी एंड दैट विल बी 1000 ओम्स मल्टीप्लाइड बाय बैटरी का वोल्टेज कितना है 250। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 240 वोल्ट, यानी कि बैटरी ये जो लैंप है इसको इस वक्त 240 वोल्ट प्रोवाइड कर रही है। लेफ्ट वाले केस में देखें तो V2 क्या होगा, इसकी रेजिस्टेंस पुट करेंगे 40 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय इसकी वाट कितनी है 2.5 वाटेज है इसकी। तो इसको बैटरी कितनी पोटेंशियल दे रही है इस वक्त, इसको सॉल्व करेंगे आपके पास जवाब इसका 10 वोल्ट ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सीरीज कॉम्बिनेशन में राइट नाउ बैटरी के इस 250 वोल्ट्स में से 240 वोल्ट्स इसको मिल रहे हैं, और इसको इतने ही चाहिए थे मैक्सिमम ब्राइटनेस के लिए। और इस राइट नाउ इस सीरीज सर्किट में बैटरी के 250 वोल्ट्स में से 10 वोल्ट इसको मिल रहे हैं, और इसको भी उतने ही चाहिए थे मैक्सिमम ब्राइटनेस के लिए। तो ये दोनों लैंप्स अपनी अपनी मैक्सिमम ब्राइटनेस से, नॉर्मल जो उनकी ब्राइटनेस है उसी से ही ग्लो करेंगी। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। या आपने तुक्का भी लगाया होगा, ज्यादातर लोगों ने तुक्के से ही ठीक किया, किसी ने इस पूरे प्रोसीजर के थ्रू सीख नहीं किया। ये प्रोसीजर इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, इससे हम कंप्लीटली जस्टिफाई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये पावर डिसिपेशन के जितने भी कॉन्सेप्ट है इंशाल्लाह ये भी डिस्कस करेंगे एंड मच मोर चीजें हम डिस्कस करेंगे अपने इस रेगुलर सेशन में, ताकि फिजिक्स का जो सब्जेक्ट है वो आपकी फिंगर टिप्स पर हो, फिर उसके बाद सारी जिंदगी आपको फिजिक्स का सब्जेक्ट ना भूले। फिजिक्स का सब्जेक्ट अगर आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह वो आपको अपना फेवरेट सब्जेक्ट ही फील होगा आफ्टर यू टेक दिस सेशन। सो वंस अगेन वेलकम टू मेडेक्सल। अल्लाह आपको कामयाब करे, मेहनत कीजिए, हिम्मत कीजिए, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। दुआ कीजिए हमारे लिए भी, हम
भी आपके लिए दुआ करेंगे, आपकी ज़िंदगी आसान हो। मे यू बी द बेस्ट डॉक्टर इन द होल फैमिली ऑफ योर्स और इन द होल वर्ल्ड। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक।